I welcome you all to the second part of the last lesson. The last lesson के इस second part में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच अपने क्लास में पहुंच चुका था और उसने नोटिस किया था कि आज जो एम हेमल साहब हैं वो नया कपड़ा पहन करके ऐसा क्लोथिंग पहन करके आए हैं जो कि नॉर्मली वो नहीं पहना करते हैं और वैसे डे में ही पहनते हैं जब कोई स्पेशल डे हो, जैसे कि इंस्पेक्शन का डे हो या जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो या कोई ना कोई स्पेशल डे हो, वैसे दिन पे जो कपड़ा पहनते हैं उसी तरह का नया कपड़ा पहन करके आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं अब आगे। French felt that the atmosphere in the school was unusual and serious. तो फ्रेंच ने क्या फील किया कि स्कूल का जो एटमोसफियर था उस दिन वो एकदम ही डिफरेंट था, अनयूजुअल था और एकदम से सीरियस था। एंड टू ऐड टू इट, और इसी में ऐड करने के लिए, किस में ऐड करने के लिए, इसी सीरियसनेस में ऐड करने के लिए द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्युपाइड विद द सीनियर विलेज मेन like Hauser, who was wearing a three cornered hat। ठीक है, तो लास्ट बेंच जो था क्लासरूम था वर ऑक्युपाइड होना मतलब क्या हुआ था, ऑक्युपाई किए हुए थे मतलब घेरे हुए थे या बैठे हुए थे। ठीक है, ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे बाय, कौन ऑक्युपाई किए थे, सीनियर विलेज मैन। सीनियर विलेज मैन कहने का मतलब ये गांव के मुख्य लोग, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट हैं, रेपुटेड लोग हैं, वो लोग लाइक हॉसर, जो हॉसर साहब हैं वो बैठे हुए थे, वियरिंग पहने हुए क्या थे, थ्री कॉर्नर्ड हैट, मतलब तीन कोना वाला होगा हैट। ठीक है, द रिटायर्ड मेयर, और मेयर जो कि रिटायर हो चुके थे, जैसे इसने बताया कि सीनियर विलेज मैन, तो जो मेयर थे जो कि रिटायर हो चुके थे, कहने का मतलब बहुत ही सीनियर होंगे। ठीक है, और पोस्ट मास्टर भी उसी विलेज के काफी रेपुटेड व्यक्ति हैं। तो गांव के मुख्य लोग जो रेपुटेड लोग हैं वो भी क्लासरूम में बैठे हुए हैं लास्ट बेंच पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा और माहौल सीरियस बना दे रहा है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फ्रेंच साहब का, एम साहब का जो बिहेवियर दिखा कि जाओ भाई बैठो, लेट क्यों किए, मतलब न मारे न पीटे न डांटे। और क्लास में विलेज मेन भी बैठे हुए हैं, वो भी इतने रिपोर्टेड हमारे क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो पूरा एकदम मतलब कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। ठीक है, एवरी लुक्ड सैड, और एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और उसने क्या नोटिस किया कि जितने भी लोग वहां बैठे थे सब के सब उदास थे, पूरा एकदम सैड। ठीक, द हॉस्टर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। तो हॉस्टर साहब जो थे वो क्या लेके आए थे, ओल्ड प्राइमर लेके आए थे। ओल्ड ओल्ड मतलब पुराना होता है, आयो, और प्राइमर क्या होता है वो समझिए, बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज। तो प्राइमर कहने का मतलब है किसी भी लैंग्वेज का बेसिक किताब, कहने का मतलब जहां से कि हम लोग लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं। जैसे मेरे बचपन में क्या था, मनोहर पोथी, और भी बहुत लोग पढ़ते होंगे जैसे ए टू जेड या ऑल इन वन, इस टाइप का जो बुक होता है जिसमें कि स्टार्टिंग, लाइक अगर हिंदी की बात करें तो क ख ग, इंग्लिश की बात करें तो जिसमें ए बी सी डी ए फॉर एप्पल दिया हुआ होता है, वो किताब है आपका प्राइमर किताब। तो बेसिक प्राइमर लेकर के वो बैठे हुए थे, थम्ब्ड एट द एज्ड। तो एज पे क्या हुआ था, थम्ब्ड हो चुका था। थम्ब्ड कहने का मतलब क्या है कि जब हम पेज को पलटते हैं तो अंगूठा लगा लगा करके पलटते हैं, तो पलट पलट के क्या होता है कि फटने जैसा कोना पे हो जाता है। तो वही चीज बता रहे हैं कि थम्ब्ड एट द एज, तो किनारे पे क्या था, थम्ब्ड हो चुका था, कहने का मतलब फट चुका था हल्का हल्का, काफी पुराना बुक था। ठीक है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। तो अपने घुटने पे, मतलब बैठे हैं तो पैर पे बुक रखा हुआ था, और उसी बुक पे उनका किताब भी, किताब उसी किताब पे रखा हुआ क्या था, चश्मा उनका। ठीक है, ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्हीं के बुक के पेज पे ये स्पेक्टिकल्स रखा हुआ था। ठीक है, while I was wondering about it all, जब ये हर चीज को देख करके पूरा वंडर हो रहा था, आश्चर्य से भर रहा था कि भाई क्या हो रहा है, मिस्टर एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। तो हेमल साहब ने क्या किया कि अपने चेयर को थोड़ा सा माउंट किया, मतलब थोड़ा एडजस्ट किया। जब हम कभी भी हम बैठने लगते हैं किसी भी चेयर पे तो हल्का सा इधर उधर जो करते हैं उसके बाद बैठते हैं कंफर्टेबल बना करके, वही एम हेमल साहब ने किया। तो सबका ध्यान किधर गया, एम हेमल साहब की तरफ गया। एंड इन द सेम ग्रेव and gentle tone with he had used to me, और उसी सेम ग्रेव और जेंटल टोन में जो कि यूज उन्होंने किया था किसके लिए, फ्रेंच के लिए। जब वो क्लास में आया था उन्होंने कहा, क्या कहा, सेड, माई चिल्ड्रन
मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो यह लास्ट लेसन होने वाला है जो कि मैं तुम लोगों को दूंगा या पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है? टू टीच ओनली जर्मन। तो सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाना है इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरियंस। तो एल्सेक और लॉरियंस के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाना है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। अगले दिन नए मास्टर साहब आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और यह जो होने वाला आप लोग का लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे अटेंशन के साथ आज पढ़ाई करें क्योंकि यह आप लोग का लास्ट लेसन होने वाला है। What a thunderclap these words were to me। तो ये क्या था कि पूरा का पूरा थंडर क्लैप। क्लैप मतलब होता है जैसे हम लोग ताली बजाते हैं इस तरह से क्लैपिंग करते हैं, तो थंडर क्लैप जैसा मतलब ऐसा चीज जो अचानक से, जैसे कैसे थंडर आता है, थंडर मतलब बिजली कड़कता है, बिजली कड़कने जैसा ये उसके लिए था। टू मी, उसके लिए, किसके लिए? फ्रेंच के लिए। ठीक है। ओह द ब्रिटिश। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गया, एक थंडर क्लैप और एक विचेस। दोनों का मतलब देख लेते हैं। थंडर क्लैप मतलब होता है यूज्ड इन अ कंपैरिजन, कुछ चीज का कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। टू रेफर समथिंग स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ ऐसा चीज जो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो, एकदम जो कि कोई सोचा ही नहीं हो कि ऐसा हो सकता है, वो हो जाए, तो वहां पे थंडर क्लैप यूज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज है ब्रिचेस। ब्रिचेस कहने का मतलब होता है हियर, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, इट रेफर्स टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। तो कुछ ऐसा चीज जो कि अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दो वर्ड है यहाँ पे आया। ठीक है। फॉर्चून मतलब होता है सौभाग्य, जैसे ही उसमें अन ऐड हो जाए तो वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। ठीक। तो दुर्भाग्य यहाँ पे बताना चाह रहा है, दुर्भाग्य हैपनिंग, कुछ ऐसा चीज जो कि खराब बीत गया हो। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ओह द ब्रिटिश। अच्छा हे भगवान, ये बात था। That was what they had put up at the town hall। क्या बोलना चाह रहा है कि अच्छा तो ये न्यूज आज के वहां टाउन हॉल में जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, वहां पे ये न्यूज था जिसको कि सब लोग पढ़ रहे थे भीड़ लगा करके और बोल रहे थे कि स्कूल जाने के लिए देर नहीं हुआ है, आराम से जाओ। ये बात है, मतलब पढ़ाई ही नहीं होने वाला है इस चीज का। ये चीज अब उसको समझ में आया। ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वो सोच रहा है मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि लास्ट हो गया? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। बोल रहा है कि मुश्किल से तो हमको लिखना सीखे हैं हल्का हल्का। ठीक है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। बोला कि अब हमको ये चीज नहीं सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखना चाहिए? आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन। हमको अभी का अभी सब छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, नहीं सीखना है। ओह हाउ सॉरी। बोल रहा है कितना दुख है। किस चीज का दुख है? आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। तो जो लेसन्स हम नहीं सीख पाए उस चीज के लिए इसको बहुत दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग। तो क्या बोला, क्या खोजते थे जब क्लास होता था किस चीज का? फ्रेंच लैंग्वेज का। तो पहले तो एम हेमल साहब का डर, ऊपर से पार्टिसिपल्स का डर, पढ़ने में मन नहीं लगता था। लेकिन जैसे ही बात इस पे आ गया कि अब के बाद पढ़ना ही नहीं, खत्म। ठीक। तो अब उसे दुख हो रहा है इस चीज का कि हम क्यों नहीं पढ़े, और पढ़ने की जगह पे हम क्या करते थे? सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़िया का अंडा ढूंढते फिरते थे इधर उधर। और गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए जाते थे कहाँ पे? ऑन द शार। शार, यहाँ पे शार एक नया वर्ड आया। ये क्या है? शार अ रिवर विच पासेस थ्रू फ्रांस। फ्रांस के से होकर के एक नदी बहती थी जिसका नाम शार है। तो शार के किनारे पे हो जाता था, क्या करने के लिए? स्लाइडिंग करने के लिए। तो नदी में होगा कुछ वैसा चीज जहाँ पे जाके स्लाइड करता होगा। ठीक है। तो क्लासेस ना करके ये सब किया करते थे। तो अब इन्हें दुख हो रहा है कि हम क्यों ये सब चीज क्लास छोड़ करके कर रहे थे, अब पढ़ने को मिलेगा भी नहीं ठीक से, जानते भी। बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। मेरी किताबें जो कि कैसा सीन पढ़ रहा था, कैसा लग रहा था उसको, सच अ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब है प्रॉब्लम या बर्डन। तो उसको अपना ही किताब बर्डन जैसा लग रहा था। ठीक है। व्हाइल अगो, थोड़ा देर पहले ही। सो हैवी टू कैरी, इतना हैवी, इतना वजनदार कि उसको कैरी करने में भी उसको प्रॉब्लम महसूस हो रहा हो। ठीक है। माई ग्रामर, जो ग्रामर वो पढ़ता था, पार्टिसिपल्स एंड ऑल। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस,
सेंस का हिस्ट्री, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। तो ये क्या कह रहा है कि वो किताब, वो ग्रामर, वो हिस्ट्री, वो सब चीज उस लैंग्वेज का जो जिसका कि आज लास्ट क्लास होने वाला है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो मेरे पुराने दोस्त हैं और इसको अब वो छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसा उसको फील हो रहा है। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी अब उसे दोस्त जैसे लग रहे हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है कि एम हेमल साहब का ये लास्ट हो और वो आए हैं कल से पढ़ाने। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, आइडिया जो उसके दिमाग में आ रहा था कि ये सारे चीजें अब जाने वाली हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो दोबारा कभी दिखने के लिए मिलेंगे ही नहीं, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। तो यह आइडिया कि कल से एमएमएल साहब होंगे ही नहीं, चले जाएंगे, जैसे ही इनके दिमाग में आया तो वो सारा चीज भूल गया कि वो कितने क्रैंकी थे और जो रूलर जिससे कि उन लोगों को पीटा करते थे सब कुछ भूल गया। ठीक है, क्रैंकी का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज या शॉर्ट टेम्पर्ड। तो क्रैंकी कहने का मतलब वैसे व्यक्ति जो कि थोड़ा अजीब हो और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनके लिए क्रैंकी वर्ड यूज होता है। एक गिव अप यूज हुआ है, कैन नॉट लीव, जिसे हम छोड़ ना सके। ठीक है, पुअर मैन, पुअर मैन मतलब गरीब नहीं है, पुअर मतलब बेचारा आदमी। ठीक है, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। तो बोलता कि अच्छा ये लास्ट लेसन है, इसी वजह से वो संडे क्लोथ्स पहन के आए थे। न्यू वर्ड अगेन हियर, संडे क्लोथ्स। तो संडे क्लोथ्स क्या है? द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज, मतलब आपके पास जो आपका सबसे बेहतर कपड़ा है, सबसे अच्छा कपड़ा है, वो आपका संडे क्लोथ्स कराएगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास का ही ऑनर था, दैट ही हैड पुट ऑन दिस हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि अपना संडे क्लोथ्स पहन करके आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब ये समझ गया, why the old men of villages were sitting there in the back of the room। अब उसको समझ में आया कि क्यों विलेजर्स जो है लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी सॉरी थे। ठीक है, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी स्कूल नहीं गए, लैंग्वेज को नहीं सीखे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था कि लास्ट क्लास में आए हैं, लास्ट बेंच पे बैठे हैं, वहां पे प्रेजेंट हैं, ये करके वो थैंक बोलना चाहते हैं किसको? उनके मास्टर को, मिस्टर एम हेमल को। ठीक है, मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, तो जो कि 40 साल तक फेथफुल होकर के सर्विस उन्होंने दिया था, उसके लिए गांव के लोग थैंक्स बोलने आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, दैट वाज देयर्स नो मोर, वैसा देश जो कि अब उनका। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब ये सब चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था, सोच रहा था क्या चीज़? कि गांव के लोग क्यों क्लास के लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, क्यों मिस्टर एम हेमल नया कपड़ा पहन करके आए थे, क्यों टाउन हॉल के पास उतने सारे लोग एकत्रित हुए थे, भीड़ था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जब ये सब चीज़ जिसके दिमाग में चल रहा था, तब इसने सुना, क्या सुना? कि इसका नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब इसका टर्न था क्या करने के लिए? रिसाइट करने के लिए, बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यही तो होमवर्क मिला था। What would I not have given to be able to say, जो ये बोलने के लिए एबल बिल्कुल नहीं था, that dreadful rule of participles, जो participles का dreadful मतलब frightening, डरावना सा जो रूल्स था, वो बोलने के लिए एबल नहीं था। very loud and clear and without one mistake, loud clear और बिना एक भी मिस्टेक का ये बोलने के लिए एबल बिल्कुल भी था ही नहीं। ठीक है, बट, ठीक, ये चाहता तो था कि वो बोल पाता, लेकिन बट हुआ क्या? आई गोट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, तो पहले ही कुछ वर्ड में ये पूरा का पूरा मिक्सड हो गया। मिक्सड अप दैट मीन्स कंफ्यूज्ड हो गया, पहला ही वर्ड बोलते थे कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, वहीं चुपचाप से खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपना डेस्क पकड़े हुए चुपचाप से
खड़ा हुआ, माई हार्ट बीटिंग, इसका हार्ट पूरा बीट कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मतलब इसका हिम्मत नहीं था कि ऊपर मुड़ी उठा करके, ऊपर सर उठा करके देख सके, नीचे पूरा एकदम देख रहा था और बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, इसने सुना मिस्टर हैमल इससे कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई वुडंट स्कोल्ड यू, आई वोंट स्कोल्ड यू, कि हम नहीं डांटेंगे। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड्स, तुम्हें नहीं डांटेंगे। तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है वोंट। वोंट यहाँ पे विल नोट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट, ठीक है। आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत ही बुरा फील कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो कितना बुरा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हम लोग हमेशा अपने आप से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है हमारे पास, सीख लेंगे नहीं इसको, कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे, ये चीज़ हम लोग के पास हमेशा होता है, ठीक है, कहने के लिए, किसी भी काम के लिए। एंड नाउ सी वेयर वी हैव कम आउट। कम आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट आना, या तो वेयर वी हैव कम आउट मतलब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग हमेशा से क्या कह रहे थे अपने आप से, ठीक है, कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत समय है, सीख लेंगे, कर लेंगे, बहुत समय है। लेकिन देखिए कहाँ पे हम लोग पहुँच गए, आज लास्ट क्लास है, आज के बाद सीखने को ये नहीं मिलेगा, ठीक। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, और यही तो ग्रेट ट्रबल था एल्सेक के साथ। एल्सेक लॉरेंस, यही तो डिस्ट्रिक्ट था जो कि एक बार किया गया था जर्मन्स के द्वारा। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, तो सी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ये एल्सेक के लिए, ठीक है। तो एल्सेक के बारे में बोल रहा है कि ये जो लर्निंग है किसका, फ्रेंच लैंग्वेज का, कल से पुट ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। नाउ दिस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, तो ये फेलोज, ठीक है, उनके पास राइट होगा कहने के लिए, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कांट नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कल से ही होने वाला क्या है कि फ्रेंच की जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। जब वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने तुम लोग को आएंगे, ठीक है, और तभी तुम लोगों से वो लोग पूछेंगे कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, फ्रांस देश के बोलते हो, फ्रेंच लैंग्वेज का एक लाइन तो पढ़ने और बोलने आ नहीं रहा है, तो फिर किस बात के लिए फ्रेंच हो तुम लोग। तो ये चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने के लिए प्रिटेंड कर रहे हो, तुम होना चाह रहे हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, अपना ही लैंग्वेज न लिख सकते हो न बोल सकते हो, बट यू आर नॉट वोर्स पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम सबसे बुरे हो ऐसा नहीं है लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ। रीअप्रोच कहने का मतलब है ब्लेम करना, ठीक। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग सब का दोष है, ऐसा नहीं है कि लिटिल फ्रेंच जो है, फ्रेंच जो है उसी का सिर्फ दोष है, फ्रेंच का दोष है, सब का दोष है, सब लोग उसमें मिले हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है फ्रेंच लैंग्वेज ठीक से बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो इसमें दोष सबका होगा, किसी एक का दोष नहीं होगा, ये चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, माँ पिताजी हैं, वे आर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तो हो सकता है तुम्हारे माँ पिताजी ही जो है एंक्सियस ना हो, उत्सुक ना हो कि तुम सीखो। They prefer to put you to work on farm or at meals so as to have little more money. तो instead of learning these things, ये भाषा सीखने के बजाय तुम्हारे ही माँ पिताजी लोग प्रीफर करते होंगे कि तुम कहाँ काम करो, उनके फार्म में काम करो, खेत में कुछ देर काम कर दो, या मिल्स में कुछ देर काम कर दो, ताकि थोड़ा ज़्यादा पैसे कमा लें। तो इस चक्कर में तो तुम सीख नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है कि दोस्त तुम्हारा ही है, दोस्त तुम्हारे पेरेंट्स का भी हो सकता है, ठीक है। एंड आई, वो तो खुद को ही बोलते हैं, आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ये बोलते हैं, खुद के लिए भी ये बोलते हैं कि मेरा भी दोस्त रहा होगा। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू
water my flowers instead of learning your lessons। तो मेरा भी दोष है, यहाँ पे एम हैमल साहब खुल के बोल रहे हैं कि मेरा भी दोष है कि तुम नहीं सीख पाए। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि जब लेसन्स तुम्हारा सीखने का टाइम था तब मैं तुम्हें बोलता था कि जाओ मेरे फूल में पानी पटा दो, पानी डाल दो, तो मैं भी इसमें दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। एंड डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब एम हेमल साहब को फिशिंग पे जाना था, फिशिंग एक शौक टाइप का काफ़ी लोगों का होता है फिशिंग करना, ठीक है, जब फिशिंग पे जाना था तो ये बोलना चाह रहे डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम लोगों को ऐसे ही हॉलीडे नहीं दे दिया था, मतलब छुट्टी क्लास का, जाओ आज नहीं पढ़ना है, फिशिंग पे जा रहे हैं। तो ऐसा भी एम हेमल साहब ने किया और इस चीज़ के लिए वो खुद को दोष दे रहे हैं। ठीक है, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एक के बाद एक, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज से दूसरी चीज, मतलब एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग चीजों पे एम हैमल साहब बात करते गए। ठीक है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो बोल रहे थे कि ये जो लैंग्वेज है दुनिया का सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ स्पष्ट एकदम, द मोस्ट लॉजिकल, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस लैंग्वेज को हम लोग को अपने बीच में गार्ड करके रखना है और कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव, जब लोग क्या हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो अपने लैंग्वेज पे होल्ड पकड़ जितना ज़्यादा फास्ट रहेगा, जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा, इट इज एज इफ दे हैड अ की टू देयर प्रिजन। तो यही हैंड होल्ड होना, यही लैंग्वेज पे कमांड होना ही क्या है, उनके लिए एक चाबी के जैसा है, तो उस प्रिजन से निकलने के लिए, उस स्लेवरी से निकलने के लिए, उस गुलामी से निकलने के लिए। एक बात थोड़ा सा सोच करके आप लोग देखिए, जब अंग्रेज का गुलाम हमारा भारत हुआ करता था, तो क्या ऐसा है कि हमारे जितने भी लीडर्स थे, लाइक गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जो भी थे, सभी इंग्लिश जानते थे, बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते थे। ठीक है, तो क्या उन्होंने यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का यूज किया? क्या नहीं, वो हिंदी ही था। हिंदी ही वो लैंग्वेज था जो कि सभी लोगों को आपस में बांध सका था। अगर सभी लोग हिंदी भूल गए होते, ठीक, तो हमें लगता है कि आज़ादी भी नहीं मिली होती। तो लैंग्वेज, कल्चर, भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि किसी भी स्लेवरी से निकलने के लिए काम आता है। ठीक है, देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रामर का बुक वगैरह निकाला और कुछ लेसन उन लोगों को सिखाया। ठीक है, आई वॉज अमेज्ड, ये पूरा का पूरा अमेज्ड था, ठीक है, आश्चर्य था, चकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ये कितना अच्छा से उसको समझ गया। ठीक है, ऑल ही सेड सीम टू सो इजी, जो भी एम एम एल साहब बोल रहे थे वो बहुत इजी इसको लग रहा था, बहुत आसान लग रहा था, सो इजी। ठीक है, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब इसे भी ऐसा लग रहा है कि लगता है कि पहले हम ध्यान से सुनते ही नहीं थे एम साहब को, हाँ आज ध्यान से सुन रहे तो सब चीज़ पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंस। तो दो चीज़ लग रहा है कि या तो हम ध्यान से सुनते ही नहीं थे, या एमएमएल साहब इतना अच्छा से, इतना पेशेंस के साथ चीज़ों को समझाते ही नहीं थे। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, ऐसा इन लोग को लग रहा था, पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। तो वो ऐसा महसूस किया कि एम हेमल साहब को कल से पढ़ाना नहीं, आज लास्ट है, तो जो भी वो जानते थे वो चाहते थे कि आज भर में ही, आज के क्लास में ही पूरा का पूरा पढ़ा दें। ठीक है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर्स हेड एट वन स्ट्रोक। एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है इन वन गो, एक बार में। तो ऐसा
फ्रेंच को लग रहा था कि एमएमएल साहब चाहते हैं कि जो भी जानते हैं वो, जो भी भाषा का नॉलेज उनके पास है, आज एक बार में ही सब का सब चीज़ समझा दे, सिखा दे। ठीक है। आफ्टर द ग्रामर क्लास के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, राइटिंग में कुछ लेसन था, लिखने के लिए कुछ। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एमएमएल के पास क्या था, नया कॉपी था इन लोग के लिए। ठीक है। written in beautiful round hands, फ्रांस एल्सेक, फ्रेंस एल्सेक। ठीक। तो उन लोग के पास एक नया कॉपी मिला फॉर अस, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स, मतलब बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक लिखा हुआ उस पर था। ठीक। They looked like little flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. तो सारा चीज ऐसा लग रहा था जैसे छोटा 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 क्या हो, फ्लैग हो, झंडा हो, फ्लोटिंग एवरीवेयर, यहाँ वहाँ चारों तरफ फ्लोट कर रहा है। इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप, तो रोड के टॉप में लगा हुआ है। ऑफ द आवर डेस्क, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, डेस्क के ऊपर में। ठीक है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। सब लोग क्या थे, एकदम काम पे लगे हुए थे। ठीक है। क्योंकि आज लास्ट डे होने वाला था किस चीज़ का, फ्रांस जो कंट्री था उसका आखिरी दिन था उस 2 डिस्ट्रिक्ट में। तो चारों तरफ क्या किया जा रहा था कि फ्रांस का जो झंडा था वो लगाया जा रहा था। सब लोग पूरा पेट्रोटिज्म वगैरह वगैरह दिखा रहे थे, क्योंकि कल से यहाँ सारा ऑक्यूपेंसी किसका होने वाला था, जर्मनी का होने वाला था। चारों तरफ झंडा लगाया जा रहा था, ये वो किया जा रहा था। सब लोग एकदम काम पे लगे हुए थे, सब लोग शांत थे और काम पे लगे हुए थे। दुख भी था बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि अगले ही दिन से फ्रांस के वो नागरिक नहीं रहेंगे, जर्मनी के नागरिक हो जाएंगे। तो फ्रांस और फ्रांस से जो उनका लगाव था वो पूरा उमड़ रहा था। ठाकुर सब लोग देशभक्ति में डूबे हुए थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। एक ही साउंड वहाँ पे था, सब लोग शांत थे, अपने अपने काम पे लगे हुए थे, झंडा लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा, सब लोग शांत थे। बस एक ही चीज़ था, वो यह था कि पेपर पे जो राइटिंग के लिए मिला था सब लोग पूरा का पूरा लिख रहे थे। ठीक है। और लिखने का जो आवाज़ आ रहा था वही सिर्फ आवाज़ वहाँ पे विजिबल था। ठीक है। वंस, एक बार के लिए, सम बेटलीज फ्लू इन। तो बेटलीज क्या है, लार्ज साइज इंसेक्ट, थोड़ा बड़ा साइज का इंसेक्ट। एक बार क्या हुआ कि एक इंसेक्ट उड़ करके कमरा में आ गया, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। तो कोई भी जो है उस पर ध्यान दिया ही नहीं। ऐसे नॉर्मली क्लास में क्या होता है कि एक थोड़ा सा मक्खी भी कहीं से आ जाए तो सब लोग वह करने लग जाते हैं, डिस्टर्ब करने लगते हैं क्लास को। लेकिन उस दिन बड़ा सा साइज का एक इंसेक्ट अंदर आ गया क्लास में, लेकिन कोई नोटिस नहीं किया था। नोट इवन द लिटिल वंस, ना ही छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने नोटिस किया, कोई नोटिस नहीं किया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेंच देयर फिश हुक्ड as if that was French too. Not even little ones. The refers to the pigeons. ठीक है। यहाँ पे यूज किया गया है एक वर्ड, नॉट इवन द लिटिल वंस। तो नॉट इवन लिटिल वंस यहाँ पे, क्योंकि क्लास में छोटे बच्चे तो आएंगे नहीं, तो लिटिल वंस ये किसके लिए यूज किया गया, रेफर टू द पीजन्स। वहाँ पे कबूतर होंगे, पीजन्स होंगे, उनके लिए यूज किया गया था कि वो भी इसको नोटिस नहीं किए। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, तो वो जो पीजन्स थे, कबूतर थे, वो भी क्या थे, फ्रेंच ही तो थे। ऐसा यहाँ पे बताने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी पेट्रोटिज्म भर चुका था, ये चीज़ दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। ऑन द रूफ द पीजन्स कूक्ड वेरी लो। कूड मतलब होता है द साउंड मेड बाय पीजन, पीजन के द्वारा जो आवाज़ बनाया जाता है उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, खुद से ये सोचा, क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। ये सोच रहा है कि जो जर्मन के लोग हैं, क्या ये जैसे हम लोग को फोर्स करेंगे कि जर्मनी का लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज पढ़ना है, क्या ये लोग कबूतर, यहाँ जो पीजन है उसको भी फोर्स करेंगे कि वो जो
गाता है, जो बोलता है वो जर्मन लैंग्वेज में करे, इस तरह का चीज़। यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ था, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स स्क्रैचिंग विथ देयर क्लॉज। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ नोट इवन द लिटिल वंस। तो लिटिल वंस यूज किया गया कबूतर के लिए, पिजन्स के लिए। हु वर्कड राइट ऑन स्क्रैचिंग देयर फिश हुक्स। तो उनका जो कबूतर का जो पंजा होता है वो फिश हुक के जैसा बना हुआ रहता है, उसको स्क्रैच कर रहे थे कहाँ पे, छत पे बैठ के। उस चीज़ को यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, जब वो अपना जो लिखने का काम था उससे ऊपर वो देखता था, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room। तो ये लिखते लिखते जब थोड़ा देर के लिए ऊपर देखता था तो ये क्या देखता था, जो एम हेमल साहब हैं वो बैठे हुए हैं अपने चेयर पे, एकदम मोशनलेस, चुपचाप से शांति से बैठे हुए हैं इन हिज चेयर। गेजिंग, गेज करने का मतलब क्या होता है, लुकिंग इंटेंशनली, किसी की तरफ एकदम जानबूझ करके ध्यान से देखना, ठीक है, गेज करना कहलाता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज़ पे वो देखते हैं, देन एट अनदर, उसके बाद किसी और चीज़ पे वो देखते हैं, ठीक है, एज ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड। तो वो पूरा चाहते थे कि उनके दिमाग में सारा चीज़ जैसा के जैसा क्लास में है सब उनके दिमाग में एकदम से पिक्चर जैसा बन करके रह जाए, क्योंकि वो लास्ट दिन होने वाला था, अगले दिन से तो क्लास वो उन्हें देखने को मिलना था नहीं, तो पूरा मेमोरी वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। Fancy for 40 years he had been there in the same place, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आखिर 40 साल से वो वहीं पे थे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे कि सभी चीज़ों को बहुत गौर से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पहले कभी देखे ही नहीं हो और 40 साल से वहीं है वो, ठीक है। With his garden outside the window and his class in front of him just like that। तो पूरा 40 साल से वैसा ही उनका गार्डन, उनका क्लास, सब कुछ बना हुआ था, ठीक है। Only the desk and benches had been worn smooth। तो हुआ क्या था, worn smooth मतलब क्या होता है, had worn out and become smooth due to overuse। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ को लगातार यूज करने से वो थोड़ा स्मूथ, चिकना टाइप का हो जाता है, पुराना जैसा लकड़ी का बना हुआ चीज़ ये नॉर्मली हो जाता है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि पूरे आखिरी 40 साल से उनका क्लास वैसा ही था जैसा था वैसा था, गार्डन जैसा था वैसा ही था, बस उसका डेस्क और बेंच जो था वो बार बार यूज होने से थोड़ा स्मूथ हो गया था। The walnut trees in the garden were taller। अब क्या हुआ था कि जो walnut का ट्री लगा हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो गया था। And hoop vine यहाँ पे प्लांट ही है, that he had planted himself, वो जो खुद से लगाए थे, twinned about window to the roof, वो बढ़ करके कहाँ पे पहुँच गया था, ट्विन हो चुका था। ट्विन कहने का मतलब होता है जुड़वा, कहने का मतलब इतना बड़ा अगर लगाए थे तो बढ़ के इतना हो गया था, तो थोड़ा बड़ा हो गया था और लगभग कहाँ पे, वो विंडो से रूफ मतलब खिड़की से थोड़ा सा ऊंचा और छत से थोड़ा नीचा, मतलब वहाँ तक वो पहुँच गया था, ठीक है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। तो इतना सारा चीज़, जो पेड़ लगा, जो पौधा लगा, जो गार्डन, वो स्कूल, 40 साल का एक्सपीरियंस, इन सारे चीज़ों को छोड़ देना उसके लिए कितना हार्ट ब्रोकन होगा, ये फ्रेंड सोच रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। अब ये क्या सुन पा रहा है कि ऊपर जो उसकी बहन थी, सिस्टर थी, वो सारी चीज़ें इधर उधर मूव करने का, मूवमेंट का आवाज़ आ रहा था। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक मतलब बक्सा होता है, बॉक्स, तो सारी चीज़ें बॉक्स में पैक की जा रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अगले ही दिन उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना था कि देश को छोड़ देना था, कंट्री को छोड़ देना था, तो सारी चीज़ें वो लोग पैक कर रहे थे, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरीबॉडी लिसन टू द लास्ट डे। लेकिन उनके पास करेज था टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, ठीक है। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, जो लिखने का काम था वो पूरा होने के बाद,
वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एक लेसन था जो कि उन लोगों को पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बा बी बो बू, ठीक है। तो हिस्ट्री का लेसन था वो पढ़े, उसके बाद चैंटिंग आने लगा बच्चों का, बा बा बी बी बू, कुछ हो। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो ये बा बे बी बी बू ये क्या है? जैसे हम लोग का हिंदी में होता है ना क ख ग, इंग्लिश में होता है ए बी सी, वैसे ही फ्रांस लैंग्वेज में ये होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे थे, चैंट कर रहे थे बा बे बी बो बू, ठीक है। और इसी को सुन करके जो हौसर साहब हैं जिनके हाथ में कि वो प्राइमर बुक था, वो भी चैंट करना शुरू कर दिए, वो भी उनके साथ रिदम में गाने लग गए, ठीक है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, सब लोग देख पा रहे थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस trembled with emotion and it was so funny to hear him that well all wanted to laugh and cry. तो हो क्या रहा है कि औशर साहब जो कि उतने सीनियर हैं, ठीक है, और उन बच्चों के साथ वो जो उसका अल्फ़ाबेट है या जो बच्चों के साथ वो गा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सुन करके इन लोगों को थोड़ा हंसी भी आ रहा था, लेकिन वो रो भी रहे थे इसके साथ में, क्योंकि आखिरी क्लास था। तो थोड़ा इन लोग को हंसी भी आता और वो लोग को रोने का भी मन करता, दोनों चीज़ होता था, ठीक है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, ये बोलना चाह रहे हैं कि कितना अच्छा या कितना बेहतर मेमोरीज हम अपने लिए एकत्रित कर पाए या कितना अच्छा रिमेंबर कर पाए अपने लास्ट लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, देन द एंगल्स, एंगल्स क्या है वो देख लेते हैं। प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च, द स्टार्ट इज मार्क्ड बाय रिंगिंग ऑफ द बेल्स। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ कि ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब 12 बजने का घंटी जो है चर्च में बजने लगा। उसके बाद वहाँ का जो प्रेयर होता है एंगुअर्स वो शुरुआत हो गया, ठीक है। All at same moment, the trumpets of the Persian returning from the drill sounded under our windows. तो पर्शियन सोल्जर्स जो कि क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, वो भी वहाँ से गुजरने लगे, तो उनका ट्रम्पेट, उनका ड्रिलिंग साउंड्स वगैरह सुनाई देने लगा। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल क्या हो गए, खड़े हो गए। ट्रम्पेट मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रम्पेट जानते होगे जो बजाते हैं हम लोग, ठीक है। वेरी पेल इन हिज चेयर, मिस्टर एम हेमल साहब भी खड़े हो गए। वेरी पेल, पेल कहने का मतलब यहाँ पे है यूज्ड इन डिस्क्राइब अ पर्सन फेस स्किन एज इफ हैज़ अ लेस कलर देन यूजुअल। पेल मतलब फीका पड़ जाना, चेहरा फीका पड़ जाना पेल कहलाता है, ठीक है। तो उनका चेहरा पूरा फीका पड़ा हुआ था, किनका, मिस्टर एम हेमल साहब का। पूरा नया कपड़ा पहन करके आए हैं, बेस्ट कपड़ा जो उनके पास था, लेकिन फिर भी उनका चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ है, ठीक है। अपने चेयर के पास खड़े हो गए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, वो बोल रहे हैं कि कभी भी हम इनको इतना लंबा नहीं देखे। तो हो सकता है ज़्यादातर वो बैठे रहते होंगे क्लास में, ठीक है। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, क्या कहा, माई फ्रेंड्स आई ये बोलते हुए, बट समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक करना मतलब होता है बिकम अनएबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि फिर कुछ हम बोल ही नहीं पाते हैं, एकदम से चॉक हो जाते हैं, गला में लगता है जैसे कुछ रोक दे रहा है चीज़ को, ठीक है। बोलते हैं माई फ्रेंड्स सेड ही, आई 2 बार आई बोल करके वो क्या किए, ही रुक गए, बोलना बंद कर दिए, कुछ नहीं बोल पाए। ही कुडंट गो ऑन, वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक उन्होंने उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, मतलब पूरा अपना ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा वो लिखे। क्या लिखे, वेव ला फ्रांस, वेवेला फ्रांस, वेवेला फ्रांस मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा बड़ा अक्षर में पूरा बोर्ड पे लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall,
तो फिर रुक गए और वॉल में ही अपना जो है सर वहीं पे थमा लिए और पूरा लीन हो गए, वहीं पे झुक गए, उसी के सहारे खड़े हो गए, दीवार के सहारे। एंड विदाउट अ वर्ड, और कुछ भी नहीं बोल पाए, ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर उन्होंने बनाया, कुछ इशारा किया, टू अस विथ हिज हैंड्स, हैंड से इशारा किया उन्होंने, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। तो उन्होंने क्या एक इशारा किया कि अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, स्कूल अब डिसमिस हो चुका है। इसी के साथ सभी लोग वहाँ से चले गए और इस लेसन का जो लास्ट लेसन था उसका एंड हो गया। यही था स्टोरी जिसके बारे में कि हम लोग को सीखना था।